नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। आपका पसंदीदा शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आज बात करने वाले हैं आपके बच्चों से जुड़ा हुआ जो निवेश है, आप बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनके उनसे जुड़े हुए खर्चों पर जो आप बचत करते हैं, उसको निवेश करते हैं, उसको आप कैसे और बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो आपका कॉर्पस है वो बड़ा हो सकता है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस पर आप अपना सवाल हमें भेजें। हमारे शो में ये हम सवाल शामिल करेंगे। इस शो में अगर वो सवाल शामिल नहीं हो पाता है तो आने वाले शो में उस सवाल को शामिल करेंगे और एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे। तो आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही है नसरीन मामा जी, मनी वर्क्स फाइनेंशियल की। बहुत बहुत स्वागत है नसरीन जी आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। सीधा मुद्दे पे आता हूं, बच्चों से जुड़ा हुआ निवेश, बच्चों की पढ़ाई, शादी और बाकी खर्चों के लिए निवेश। तो आप क्या मानती हैं, बदलते जमाने में हमारे जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स हैं वो पीपीएफ में निवेश करते थे, कभी एलआईसी की पॉलिसी लेते थे। तो अब वक्त बदल गया है, निवेश की स्ट्रेटजी बदल गई है और बच्चों के लिए अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आपके मुताबिक कौन सा निवेश सही फिट होता है? Sure. तो ये सही जवाब क्वेश्चन है एक्चुअली अभी के लिए, बिकॉज पेरेंट्स बहुत वर्ried है उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सी इंस्टीट्यूट, इतनी क्वेश्चंस है बच्चों पेरेंट्स के माइंड में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एजुकेशन इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 10% पर ईयर है। एंड कभी कभी क्या होता है कि मैं आप एग्जांपल देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में 2020 एंड 2021 के जरिए एजुकेशन इन्फ्लेशन 113% पहुंच गया था। सो ऑफ कोर्स वो तो एक अनोमली थी और ये हमेशा की इशू नहीं रहती है। लेकिन नॉर्मली इन्फ्लेशन हमारे प्लानिंग को काफी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। सो कॉस्ट क्या होती है जब भी हम बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं? तो बेसिकली कॉस्ट है स्कूल ट्यूशन फीस, स्टेइंग, फूड, lodging, boarding, books, supplies. All these are the costs of education. Now, if sometimes country-specific factors भी arise होते हैं, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया। एंड कभी कभी आप फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान करो तो ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे हाई डिमांड फॉर द यूएस डॉलर, अदर करेंसीज। दीज थिंग्स ऑल्सो आपकी एजुकेशन कॉस्ट को काफी इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑल्सो करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। दिस इज सोली के आप फॉरेन एजुकेशन के लिए आप सोचो तो इंडियन एजुकेशन के लिए भी 10% एवरेजली हमारी एजुकेशन फीस बढ़ रही है साले साल। तो अभी इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? आपको एक मीडियम सिलेक्ट करना है जो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दे। और आज के जरिए वो इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी। एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दे सके। तो आप 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, लेकिन आपकी रिस्क टॉलरेंस इतनी ना हो तो आप एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम बच्चों की दोनों। पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर आपको निवेश की शुरुआत करनी है और बच्चों की पढ़ाई का जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जैसा आपने बताया कि 10% तक का हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड ही एक ऑप्शन बचता है जहां पर जो माता पिता को निवेश करना शुरू करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड जब बच्चे का जन्म हो तब से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना चाहिए या फिर 3 साल 5 साल का हो तब से शुरुआत करनी चाहिए? और कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको निवेश करना है तो सबसे उपयुक्त है? तो एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया अनुराग जी। जब भी आपकी टेन्योर लंबी हो, जैसे आप प्लानिंग शुरू करें जब भी बच्चे की पैदाइश हो, तो आपके पास एटलीस्ट 18 या 21 ईयर्स है ये प्लानिंग के लिए। तो इस सिचुएशन में आप मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी आप शुरू करें इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने पहले आपने बताया, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी एंड डेट
दोनों की एसेट एलोकेशन मौजूद हो, तो आपकी टेन्योर लंबी होने की वजह से आपकी जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो काफी कम भी हो सकती है, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में जाएगा। लेकिन आप प्लान करें जैसे बच्चे ऑलरेडी 10 या 12 साल का हो गया है, तो फिर आपके पास सिर्फ 6 years है अंडर ग्रेड एजुकेशन के लिए, एंड आप पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए सोचो तो बस आपके पास से 9 या 10 years है। तो इस समय में आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज आपका गोल पोस्ट काफी नजदीक है। एंड सेकेंडली आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो भी डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। इसीलिए इट्स बेस्ट कि आप शुरू करें जब भी बिल्कुल। बच्चे की पैदाइश हो। पैदाइश तो होती है बच्चे की तभी शुरू करना चाहिए। निसरीन जी, आप हमारे दर्शकों को ये सलाह दे रही है कि जब बच्चे का जन्म हो तभी उसके नाम से आप एसआईपी शुरू करिए। मैं मेरा उदाहरण दूंगा, मैंने मेरे बच्चे से पढ़ाई से जुड़ी हुई एसआईपी है, करीब 6 साल देरी से शुरू करी। तो मैं क्या आप कहेंगे कि थोड़ी गाड़ी निकल चुकी है, काफी देरी से शुरुआत हुई, और अब मुझे अगर जब उसका जन्म होता, जब जितना इन्वेस्टमेंट करना था उससे डबल एसआईपी करनी पड़ेगी? So, अनुराग जी 6 साल निकल गए, that's not a lot of time, honestly speaking. And आप अभी भी आप मेकअप कर सकते हो आपकी टाइम, बिकॉज 6 years के अंदर आप शुरू करें वो भी काफी अच्छी है, टाइम लिमिट है। सी नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा छोटा है तभी आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो बच्चे की एजुकेशन के लिए। जैसे हम अभी हमारे 20s में होते हैं, तो हमें दिमाग में आता भी नहीं कि हम रिटायर करेंगे कभी, राइट? तो गोल पोस्ट बहुत दूर होता है, तो हम कोई भी इन्वेस्टर अपनी अपने सेल्फ को ये सिचुएशन में देखना बहुत डिफिकल्ट महसूस करते हैं। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके आप प्लानिंग करें, तो आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतने सालों एक्स्ट्रा काम कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये प्लानिंग जल्दी से जल्दी शुरू करनी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने 6 years में शुरू किया तो इट्स ओके। जब भी आपको ये लगे ये सिचुएशन को आपको बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी ही राइट डे है एक्चुअली। सो यानी आप कोई रिग्रेट न रखें। यानी जब जागो तब सवेरा, अभी भी थोड़ी सी देरी से शुरू किया है, लेकिन निवेश जारी रखना चाहिए। अब मैम, हमारे दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगा किस तरह से आप इसे डिवाइड करेंगी। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो निवेश होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल की टाइम होरिजन का, और अगर 5 साल, 10 साल और 15 साल की टाइम होरिजन का निवेश किया जा रहा है, तो कौन से फंड्स हैं जो चुनने चाहिए हमारे दर्शकों को जो अपने बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करने का सोच रहे हैं? श्योर। सो अभी आपकी टेन्योर लंबी हो, जैसे 8 to 15 years हो आपकी टेन्योर जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी आप इक्विटी 100% इक्विटी फंड्स या हाइब्रिड इक्विटी फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 100% इक्विटी फंड्स है लार्ज कैप फंड्स, एचडीएफसी लार्ज कैप, निपॉन लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, ऐसे आप लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने के स्टॉक से ये फंड्स में होते हैं, और आप सब नाम से फेमिलियर होंगे। आप ज्यादा डीप डाइव करना चाहो, आपकी टेन्योर भी लंबी हो और आपकी रिस्क टॉलरेंस थोड़ी ज्यादा हो, तो ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो डाइवर्सिफाइड फंड्स में, जैसे मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स भी। तो अब आप एक एसेट एलोकेशन बना सकते हो, से 50% लार्ज कैप फंड्स, 25% मिड कैप फंड्स, 25% स्मॉल कैप फंड्स। आपको ये एसेट एलोकेशन न करनी हो तो आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए लंबी टर्म होराइजन के लिए, जो आपको आपकी गोल पोस्ट तक आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आपकी टेन्योर थोड़ी कम हो, जैसे आपके पास 5 साल या 7 साल की इंटरम पीरियड हो, तो आप एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसमें अग्रेसिव इक्विटी फंड जैसे कहते हैं, या बैलेंस्ड फंड जिसमें इक्विटी एलोकेशन ज्यादा हो, से अबाउट 65 to 35% रेशियो। तो ये आपको थोड़ी स्टेबिलिटी लाएगा, और आपको जो आपकी गोल पोस्ट थोड़ी ऑलरेडी 10 साल बीत चुके हैं, आपके पास 7 या 8 years ही है, तो इस गोल पोस्ट में आपको थोड़ी कंफर्ट मिलेगी, और जो इक्विटी की वॉलेटिलिटी है उसको आपको सहन करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइब्रिड फंड में। बिल्कुल। और जैसे हाँ जी, मैडम, आप कह रही हैं कि अगर 8 साल से ज्यादा का हॉरिजन है तब हमें स्मॉल कैप, मिड कैप फंड सेलेक्ट कर
कर सकते हैं और 8 साल से कम का हॉरिजन है तो बैलेंस फंड की तरफ बढ़ना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। जहां आपको टेंशन ना हो और आपकी गोल पोस्ट डेफिनेटली आप मीट कर सके, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप एक बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड में टाइम फ्रेम कम हो तो आप वो ही सिलेक्ट कीजिए। जैसे बच्चा ऑलरेडी 8 to 10 या 12 years का हो चुका है आज। ओके, लेकिन जो मैम 8 साल से कम में आपने हाइब्रिड फंड बताए हैं तो वहां पे जो हम देखा है कि अमूमन रिटर्न जो होता है वो कम होता है, तो जो कॉर्पस तैयार करना है उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा करना पड़ेगा। सो दिस इट्स ये बैलेंसिंग एक्ट है। बिकॉज क्या होता है कि आपको ये की कॉर्पस तो जरूर चाहिए एट अ सर्टेन टाइम 18 years पे। तो आपकी रिस्क टॉलरेंस अलाउ करे तो आप 100% इक्विटी फंड्स और अग्रेसिव फंड्स जैसे एक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थीम बेस्ड है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इवन इफ योर टेन्योर इज शॉर्ट टर्म। सो आपके ऊपर है, क्या क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्या आपकी रात की नींद आर यू गोना लूज स्लीप ऑन दिस। आपको लगे कि नहीं हम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं और आई एम एबल टू टेक अ हायर रिस्क, देन इट इज 100% पॉसिबल कि आप स्मॉल एंड मिड कैप की भी सहायता ले फॉर अ स्मॉलर टेन्योर पीरियड। बिकॉज जैसे आपने कहा बैलेंस्ड फंड या एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है 100% इक्विटी फंड से कंपैरिजन में। सो ये है ना, ये थोड़ी बैलेंसिंग एक्ट हो नेसेसरी है। बिकॉज आपकी खुद की रिस्क टॉलरेंस और आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बीच में, तो हम आपको ऑब्वियसली आखिर एडवाइस सवाल मैडम मैं करेंगे। आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने एक फॉर्मूला दिया, रामबाण दिया शो की शुरुआत में कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी आप एसआईपी शुरू करवा दीजिए, तो अगर सर मैडम वहां पर अगर 18-20 साल का हॉरिजन होता है तो शुरुआत में स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी करना क्या ठीक रहेगा? क्योंकि अगर आप 20 साल का हॉरिजन लेके चल रहे हैं, बच्चे का जन्म होते ही अगर आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कराते हैं तो 20 साल बाद एक बड़ा कॉर्पस मिलेगा, वो कंपाउंडिंग का मैजिक मिलेगा स्मॉल कैप फंड के जरिए। सो डेफिनेटली वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। लेकिन जब भी आपकी टेन्योर ज्यादा है, आपने शुरू किया है आपकी बच्चे की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग राइट बच्चों के जन्म से, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप 50-50% एलोकेशन ले। 50% आप एक से फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें जहां फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कैपिटलाइजेशन। 25% आप मल्टी कैप फंड में लीजिए जहां इक्विटी एक्सपोजर विल बी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगेन फंड मैनेजर के जरिए 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और बैलेंस 25% फंड मैनेजर डिस्क्रेशन। और बाकी के से 10 to 15% जो है वो आप डायरेक्टली आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थोड़ा आप फंड मैनेजर की भी आप सहायता ले टू डिसाइड द कैपिटलाइजेशन एंड द एलोकेशन, तो ये आपके फेवर में जा सकता है। बिकॉज 20 years काफी लंबी टेन्योर है और आपको एक फंड जरूर चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो आप मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स एक्सटेंट ऑफ से 15 to 20% आप इतना ही इन्वेस्ट करें। बाकी आप डिस्क्रेशन ऑफ द फंड मैनेजर पे जाइए, उनकी सहायता ले कैपिटलाइजेशन को सिलेक्ट करने के लिए। एंड ये हम लंबी टेन्योर के बारे में बात बैलेंस कर रहे हैं। जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का। निसरीन जी हमारे साथ बनी रहेंगी। दर्शकों के जो सवाल है हमारे पास उनके जवाब लेंगे निसरीन जी से। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ निसरीन जी बनी हुई हैं। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं लूंगा ऋषिकेश कावरे का सवाल है। उम्र है 27 साल, टाइम ओरिजिन है 15 साल का। फंड है उनके पास 3 फंड जो उन्होंने हमें भेजे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 3 लाख रुपए। एसआईपी कर रहे हैं 40,000 रुपए मंथली एसआईपी कर रहे हैं। तो वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं और अब सजेशन मांग रहे हैं। निसरीन जी क्या एडवाइस होगी ऋषिकेश के लिए? श्योर। तो ऋषिकेश, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। आपने 27 साल ये यंग उम्र में आपने ऑलरेडी 3 लाख रुपया आपकी कॉर्पस कलेक्ट कर चुके हैं
और 40,000 रुपीज आपकी एसआईपी है, तो वो काफी अच्छी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। करंटली आपकी जो एलोकेशन है वो फ्लेक्सी कैप अबाउट 30% है, मिड कैप 35% एंड स्मॉल कैप भी 35% है। सो ये हाई रिस्क हाई ग्रोथ एसेट एलोकेशन है, जो आपके एज के मुताबिक काफी सही पैटर्न है। ये थोड़ी इंप्रूवमेंट में लाना चाहती हूँ। इसमें आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड आप जोड़ सकते हो, तो जैसे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो आपकी सजेस्टेड एलोकेशन है फ्लेक्सी कैप पराग परिक 30%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30%, क्वांट स्मॉल कैप 25% और एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। ये आपको इम्प्रूव स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो को देगा, और ये ग्रोथ आपका जेपरडाइज नहीं करेगा, लेकिन ये थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए एक इंडेक्स निफ्टी फंड सजेस्ट किया है ना। आप 5 करोड़ रुपया 15 साल में पहुंच सकते हैं या नहीं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो फिलहाल आप 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 3 लाख रुपीज है, और हम अस्यूम करें कि आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 15 साल में आपको 12% मिलेगी ईयर ऑन ईयर, तो आपकी जो कॉर्पस है 15 साल के बाद वो 2 करोड़ रुपीज होगी। तो आपने आपकी ग्रोथ टारगेट को आपने अंडर अचीव किया है। इसमें आपके पास काफी 3 ऑप्शन है कि आप टारगेट कॉर्पस को जो आपको निवेश चाहिए वो आपको कैसे मिले। एक ऑप्शन है कि आप अबाउट 1 लाख या 1,15,000 रुपीज SIP बढ़ाए, लेकिन ये थोड़ा इम्प्रॉबेबल है। इन्वेस्टर्स 40,000 से डायरेक्टली आप 1 लाख 55,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन देती हूँ। इसमें आप 40,000 SIP जो आप कर रहे हो, आप हर साल उसको 20% इंक्रीज करें 15 साल के लिए। जैसे आप 2025 में आपने 40,000 डाला है, तो आप 2026 में 48,000 इन्वेस्ट करें, तो आपकी टेन्योर सेम रहेगी, लेकिन 20% आपने स्टेप अप SIP की है। थर्ड ऑप्शन है कि आप स्टेप अप SIP 10% ही रखिए, 4,000 रुपीज ईयर 1 में, लेकिन आप आपकी टेन्योर बढ़ाए। जैसे 15 साल के बदले में आप इन्वेस्ट करें 21 ईयर्स के लिए, 21 साल तक, तो भी आपकी अप्रोक्सीमेट टेन्योर कॉर्पस होगी 5 करोड़ रुपीज। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, जो भी आपको सूट करे। आप शायद SIP अमाउंट इंक्रीज ना कर सके, तो आप SIP स्टेप अप करें 20%। 20% भी आपको जरा डिफिकल्ट लगे तो 10% SIP आप कोशिश करें, लेकिन आपकी टेन्योर 21 ईयर्स तक आप बढ़ाए। तो वो आपकी ऑप्शन है। ऑल द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। बिल्कुल। तो ऋषिकेश को नसरीन जी की सलाह है, या तो आप अपना टेनोर बढ़ा दे और स्टेप अप करें, या फिर स्टेप अप को बढ़ा दे। दोनों एडवाइस दी है ऋषिकेश को नसरीन जी ने। अगला सवाल हमारे पास है जो भेजा है S श्रीवास्तवा ने, गुजरात से ये सवाल आया है। सवाल में लिखा गया है कि मैं 58 वर्षीय हूँ और अभी रिटायर हुआ हूँ, और जो मेरा कॉर्पस मिला है रिटायरमेंट का वो EPF के जरिए है, तो और इसके अलावा उन्होंने RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में भी निवेश किया हुआ है। तो क्या मुझे अपना EPF का पैसा बनाए रखना चाहिए? और अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में भी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग चाहते हैं। नसरीन जी, आपने भी ये सवाल पढ़ा, देखा, समझा, क्या एडवाइस होगी S श्रीवास्तवा के लिए, जिन्होंने गुजरात से हमें सवाल भेजा है? श्योर। सो श्रीवास्तव जी, आप 58 ईयर्स के हो गए हैं, और आपको अभी रिटायरमेंट की ऑब्वियसली सिचुएशन है जो आपको प्लानिंग सही तरह से करनी है। लेकिन आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया है, और आपके पास आपकी EPF बैलेंसेस भी है, तो आपने बहुत सही तरह से आपकी एसेट एलोकेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, जैसे EPF आप कंटिन्यू करना चाहो, तो आपको डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। 3 साल के लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हो, और ये आपको गारंटीड एंड टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेगा ऑन द EPF, विच इज काफी रेयर सिचुएशन। कोई भी इन्वेस्टर
सिचुएशन में होना चाहेगा, यहाँ आपकी इंटरेस्ट रेट होगी बिटवीन 8.25 to 8.5% टैक्स फ्री, तो आपको ये ऑप्शन लेना चाहिए एंड 3 साल तक आप ये ईपीएफ कंटिन्यू कर सकते हो। डिसएडवांटेज है कि ओनली 3 साल के लिए आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। आफ्टर दैट आप कंटिन्यू करें तो आपकी इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगी। एंड कभी कभी ईपीएफ के पेमेंट्स जो है, इंटरेस्ट पेमेंट्स थोड़ा डिलेड हो जाते हैं, लेकिन आप आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए ईपीएफओ की इंटरेस्ट पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी है और रियल एस्टेट भी है। तो ये आप डेफिनेटली 3 साल के लिए आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए बिफोर इट बिकम्स टैक्सेबल। 3 साल के लिए टैक्स फ्री है। उसके बाद आपकी ऑप्शन है कि क्या आप फ्लोटिंग रेट फंड्स आरबीआई के ये आप में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, इज दिस अ गुड ऑप्शन फॉर यू? तो इसमें एडवांटेज है कि इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैकिंग, तो 100% सेफ ऑप्शन है। इसकी टेन्योर 7 इयर्स है। इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स रीसेट होता है ऑन द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो इसकी इंटरेस्ट होगी एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की इंटरेस्ट प्लस 0.35%, एंड करंटली अबाउट 8.05% है, लेकिन ये टैक्सेबल है। तो यही उसकी डिसएडवांटेज है कि इंटरेस्ट टैक्सेबल है ऑन आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एंड 7 ईयर लॉक इन है, तो वो भी आपके लिए शायद कंफर्टेबल ना हो। तो इसके लिए हम आपको क्या सजेस्ट कर सकते हो कि आप एक लोअर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आपके लिए अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में होगे तो ये आपके लिए बेस्ट सजेशन नहीं होगी। इसके लिए एज 61 के बाद 3 साल के बाद जब भी आपकी ईपीएफ आपने पिकअप किया है, तभी आपकी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए? 40% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स अभी 8.2% टैक्सेबल है। 40% आप आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में रख सकते हो आपको सेफ्टी की जरूरत हो तो, एंड 20% आप शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कीजिए। इसकी वजह से आपको लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी। सो ये आपकी जो ईपीएफ की फंड्स है, आप 40%, 30% एंड 20% री इन्वेस्ट ऐसे करो। बिल्कुल मैम। तो आपके लिए बेहतर होगा। यस, अगला सवाल फटाफट 2 सवाल और मैं लूंगा हमारे दर्शकों ने जो भेजे हैं। राजेश शर्मा 40 साल की उम्र है, 10 से 15 साल का उनका हॉरिजन है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एसआईपी 31,000 प्रति महीने की कर रहे हैं, पराग पारिक में 9,000 की, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8,000 रुपए की, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 6,500 रुपए की, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 4,500। मैम संक्षेप में फटाफट आप बताइएगा क्या ये इनकी स्ट्रेटजी सही है? इसके बाद मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। ओके, सो क्विकली आई टेल यू कि अभी आपकी इक्विटी एक्सपोजर है फ्लेक्सी कैप 30%, मिड कैप 26%, 25%, स्मॉल कैप 25% एंड मल्टी एसेट 20%। तो अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ठीक है, लेकिन आपकी जो स्मॉल कैप से 25% है तो वो जरा ज्यादा हो सकती है। तो आपको एक बैलेंस्ड एग्रेसिव स्ट्रैटेजी चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप में आप 10,000 इन्वेस्ट करो। पराग पर एक बहुत अच्छी फंड है, आप कंटिन्यू कीजिए। मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 रुपीज, ये काफी अच्छी परफॉर्मर है, उसकी सूटेबल 10-15 साल होराइजन के लिए सूटेबल है। लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट कीजिए 6,000 रुपीज, ये आप शायद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या कोटक मल्टी कैप में आप स्विच करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है। और स्मॉल कैप आप इधर क्वांट या एक्सेस को सिलेक्ट कीजिए 5,000 रुपीज के लिए। और आपको एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो में जाना हो, नॉट बैलेंस्ड एग्रेसिव बट अग्रेसिव, तो आप पराग पर एक 10,000 रुपीज में इन्वेस्ट कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, एक्सिस या क्वांट स्मॉल कैप 6,000 रुपीज, और एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अगेन एज आई सेड 5,000। सो ये आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम होगी अबाउट 1.3 to 1.6 crores 15 साल के बाद। सपोज आपकी कैगर 12 और 14% के बीच में हो तो। बिल्कुल, राजेश जी के लिए सवाल है। आखिरी सवाल होगा मेरा इस शो के लिए। सुनील कुमार का सवाल है। सुनील कुमार ने एसआईपी करी हुई है एसबीआई ईएसजी स्ट्रेटजी फंड में 2,000 रुपए की, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 4,000 रुपए की, एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड में 4,000 रुपए की, पीजीआईएम इंडेक्स फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 4,000 रुपए। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9 लाख रुपए। टारगेट है
1.5 करोड़ रुपए का अगले 12 साल में SIP अमाउंट लिमिट को वो एक्सटेंड बाय 25,000 पर महीना भी कर सकते हैं। क्या राय होगी सुनील कुमार जी के लिए? अच्छा सुनील कुमार जी, आप SBI ESG एक्सक्लूशनरी स्ट्रेटजी फंड को आप either स्टॉप करिए या रिड्यूस करिए। ये ESG फंड काफी स्मॉल है और इनकंसिस्टेंट कैटेगरी है और अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज भी आपको रिड्यूस या स्टॉप करना चाहिए। अनलेस यू आर वेरी कीन ऑन दिस सेक्टर, तो आप ओनली 5% तक आप इन्वेस्ट करो। ये जी सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है एंड इट्स नॉट सुटेबल फॉर अ कोर होल्डिंग। सो बेसिकली आपके पास टू मेनी थेमेटिक फंड्स है और आपकी जो लार्ज कैप एंड मिड कैप की जो कंसंट्रेशन एलोकेशन वेरी बहुत कम है, तो ये कोर पोर्टफोलियो बहुत वीक है आपका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोर पोर्टफोलियो जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है 60% के लिए आप पीजम फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करें 10,000 रुपया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 8,000 रुपीज, हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो 25% होना चाहिए, उसमें आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी 4,000 रुपीज एंड जी एक्सिस या बॉन्ड स्मॉल कैप जी 3,000 एंड SBI कॉन्ट्रा फंड 4,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल। तो और ये आपको राय है इन्वेस्ट सुनील कुमार जी के लिए। वक्त की हमारे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया निसरीन जी, आज आपने हमें वक्त दिया और हमारे दर्शकों के तमाम जो सवाल थे उनके जवाब दिए। लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। in association with Bank of Baroda